We are going to discuss Max Weber. When it comes to Max Weber, it is very important from the perspective of paper 1 because there are certain topics which are usually asked every year. So कुछ टॉपिक्स जो है वो हर साल पूछे जाते हैं. अभी जैसे ही हमारा सोशल थिंकर्स में सोशोलॉजिकल थिंकर्स में सोशल एक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक आएगा स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक. उस स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक में भी एक वेबर पर्सपेक्टिव होता है कि वेबर ने स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर क्या कहा. सिमिलरली वहां पर आपका एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी आएगा कि जब हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, मतलब ये एक पोजीशन है, उसके ऊपर एक और पोजीशन है, हायरार्की है, उसको लेकर वेबर क्या कहता है, उसको लेकर मार्क्स क्या कहता है, राइट. तो कभी कभार वेबर को लेकर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और कभी कभार जो क्वेश्चन है वेबर को लेकर वो आ जाता है जो उनके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, राइट. तो एक प्रोटेस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, फिर है यहाँ पर उनका एक अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी. इसी में ही आएगा, वो ब्यूरोक्रेसी में ही अथॉरिटी है, राइट. ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज रैशनल लीगल अथॉरिटी, राइट. एंड अगर आप किंग को देखोगे, मोनार्क को, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी. पढ़ लिया होगा अभी तक आपने? नहीं, इतना पढ़ लिया होगा. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, व्हेन वेबर वाज ग्रोइंग अप, ही वाज ग्रोइंग इन अ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड where a very strong debate was going on between positivist and anti-positivist. So ये positivist कौन होते हैं? Who advocate the use of positive sciences, कि हम किसी भी चीज को देखकर एक थ्योरी को जनरेट कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल. हाँ, जैसे हमने देखा कि साइंस में जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ग्रेविटी का, राइट. तो लॉ का मतलब ही यही है, यहाँ पर ये होता है कि जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सेप्ट करा जाता है. जैसे अगर कुछ बोलते हैं कि आई बिलीव सच थिंग्स, तो ये थ्योरीज होती हैं जो कि कुछ पार्ट्स में एक्सेप्ट नहीं करी जाती हमारे वर्ल्ड के. थीसिस वो होती है जो यहाँ पर आप अपने हाइपोथेसिस को कहीं ना कहीं पर प्रूव कर पा रहे हैं, और हाइपोथेसिस वो है जो आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट. कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि यार मुझे लग रहा है कि ये जो सेब गिरा है पेड़ में से, ये ग्रेविटी की वजह से गिरा है. दिस इज योर हाइपोथेसिस. व्हेन यू विल प्रूव इट, इट विल बिकम अ थीसिस, थ्योरी. व्हेन इट विल बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट विल बिकम अ लॉ. वो कॉन्टेक्स्ट अलग है. वो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, वो हम बात ही अलग कर रहे हैं. थीसिस का मतलब है आर्ग्यूमेंट, थ्योरी. एंटी थीसिस वो है कि मैं आपके ही लॉ को चैलेंज, मैं मना कर दूं कि नहीं, ग्रेविटी से नहीं हो रहा है. मैं बोलूंगा कि आई थिंक हवा ज्यादा तेज चल रही है, नहीं तो ऐसा ग्रेविटी ऐसी कोई चीज नहीं. दिस इज कॉल्ड एंटी थीसिस. लेकिन अगर मैं एंटी थीसिस को प्रूव नहीं कर पाऊंगा अगर, तो वो थीसिस सही हो जाएगी, वो थीसिस सही हो जाएगी. समझ रहे हो आप? यही चीज समझनी है आपको. सो when he grew up in an environment जहां पर debate was going on. This debate in Germany is called as Methudenstreit. इसे जर्मन टर्म बोलते हैं, बस बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि वेबर was also influenced by neo-Kantians. मैंने आपको ये बताया था, neo-Kantians advocated the use कि let's understand the motive behind actions of one person, right. Whereas on the positivist side, मैं अच्छी तरीके से लिखवाऊंगा एक बार, ठीक है. neo-Kantians आपको पता होना चाहिए कि neo-Kantians वो लोग हैं जो कहते हैं that if we have to understand the social action, let's understand the motive behind it. Now sometimes what happens, positivist में क्या होता है, positivist wants to understand the society, right, and they want to understand the pattern behind it, right. but उन्होंने बोला कि हम ये पैटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग से नहीं कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ रहे हो आप, कि हम खाली दूर से खड़े होकर किसी चीज को देख रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका मोटिव क्या है, राइट. सपोज जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू आर साइकिलिंग, राइट, यू आर ऑल्सो साइकिलिंग,
आप साइकिल चला रहे हो, आई एम ऑब्जर्विंग यू, सो आई एम एबल टू सी दैट यू आर पुलिंग अप द पेडल, right, and you are cycling fast or cycling slow. But why are you cycling fast? Do I know that? No. Maybe you are getting late for a office, for a class. Maybe you are trying to do an intense workout. I do not know that. By observation only I can only say that कि हाँ आप साइकिल तेज चला रहे हो धीरे चला रहे हो, तेज चला रहे हो धीरे चला रहे हो, आप रुक गए हो, आप साइकिल चला रहे हो, बस मुझे इतना पता है. But when I will interact with you, when I will interpret the situation, then I might say that yes, this is why he is cycling fast. So Weber says that a man's social action is oriented toward other individual. मतलब कुछ ना कुछ जो भी आपका एक्शन है, it contains some meaning. Man should not be a passive being. क्योंकि दरखाइम क्या कहता है, whatever the actions we are doing according to the norms of the society. अब norms आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Norms are influencing you. Norms are influencing a person. तो यहाँ पर इस person does not have any mind. राइट, जैसे एक कंप्यूटर को कमांड देते रहते हो, कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म करता रहता है. यहां पर वेबर ने उसी चीज को रिफ्यूट करा है, तभी दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एक्शन, एंड सोशल एक्शन is a action which is meaningful and oriented toward other individuals. Right, now please write something. Weber heading ब्रैकेट में लिखो ब्रिज्ड. जैसे वो होता है ना, ब्रिज बना दिया जाता है, तो ब्रिज्ड द गैप बिटवीन द पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट. I'm just also going to see the doubts which are coming online. लिख लिया? लिखो. Weber grew up an environment Good afternoon, everyone. Where a strong debate was going on between anti-positivist and positivist. That what method should be used regarding in study of society. On one hand, positivist advocated the use of scientific method on the lines of natural sciences to create generalization or to arrive at generalization. ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सल. Whereas on the other hand, neo-Kantians, ये देख लो, neo-Kantians emphasized upon subjective reality. दीपांशु लिख रहे हो पूरा? Emphasized upon subjective reality and did not see any possibility or any kind of generalization. Right? तो ये डिबेट चल रही है यहाँ पे. Now Weber comes.
Weber partly, लिखो, Weber partly accepts the view of neo-Kantians that a sociologist should look the meaning behind a social action. Clear? On the contrary का मतलब दूसरे हाथ पे, Weber also accepted the view of positivist, या we लिख सकते हो Weber accepted the positivist argument for a scientific study of a social phenomena. For a scientific study of social phenomena, but criticized positivist for not taking into account पढ़ो क्या लिखा है मैंने, बताओ मुझे, मैं आपको मतलब बताऊंगा. मैंने यही बताया ना, जैसे Weber has partly accepted the view of positivists that we should study society in a scientific way, but criticize them that they are not taking into account the unique meaning behind action. अब समझ आ गया? तो मेरे को बोलने तो दो. Into consideration, he argued, given the variable nature of social phenomena, one could only aspire to arrive at limited generalization. समझ आ गया? आया ही नहीं है? पक्का? ठीक है. अब यहां पर Weber says that according to Weber, लिखो according to Weber, या पहले समझा दूं? पहले मैंने बता चुका हूं ये, पर फिर से बता देता हूं. ठीक है. इसका मेन तो वो है, पर एक वैलिड रीजन चाहिए कि क्या हम मास्क उतार लो, आप कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपकी बात में. हाँ, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, जैसे कि एक मीनिंग होना चाहिए पीछे. लाइक आई एम टीचिंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, वांट टू एजुकेट यू, राइट, वांट यू टू स्कोर गुड मार्क्स, यू आर लर्निंग हियर, व्हाई? You want to learn about anything, something which I am teaching. You are walking for a reason. You are walking fast because you are getting late for a class. But when a positivist look at the situation, this is a social phenomenon. You are walking fast, walking slow. This is a situation. The positivist will not be able to explain that why are you walking fast. Positivist will only can create a generalization. वो क्या बोलेंगे? People walk fast जब उनको कुछ काम होता है, right? But you can be also walking fast या brisk walking in order to remain fit, right? So limited generalization could be there. Universal generalization मतलब कि इसका एक ही मतलब है. This is the only meaning here. Then that is why the Weber partly accepted their view that we can study the social phenomena in a scientific way, but he also criticized them that we cannot arrive at universal generalization, therefore we can only arrive at limited generalization. In neo-Kantians, they never advocated the use of a scientific method. They only advocated that if a person is doing some action
we should look behind, we should see that what is the motive behind the action. So देखो जैसे ग्रेविटी है या ब्लैक होल है, दिस इज अ पैटर्न इन आवर साइंस. अर्थ घूम रही है, राइट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, दिस इज अ पैटर्न. Who discovered this pattern? Scientist. This is a pattern of our natural world. Rainbow happens because sunlight and rain is happening simultaneously. तो वो रेनबो निकल कर आ रहा है. ये पैटर्न किसने ढूंढा होगा? इसने तो ढूंढा नहीं है, आशीष ने, साइंटिस्ट ने ही ढूंढा होगा. सिमिलरली जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो करते हैं हमारी सोसाइटी में जो भी अंडरलाइन पैटर्न है ना, वो उसको ढूंढ रहे हैं. जैसे जो नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट, बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, वो हमारे नेचुरल साइंस के पैटर्न को ढूंढते हैं डेटा कलेक्ट करके. यही लोग इससे भी इंस्पायर्ड हैं कि हमें भी डेटा कलेक्ट करना है और हमें भी सोसाइटी के पैटर्न को ढूंढना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें और मेरे में क्या फर्क है. I have presence of mind, right? I समझ रहे हो? If I am doing something, there is a motive behind it. If I am teaching, there is a motive. अगर मैं किसी को मार रहा हूँ तो उसका मतलब कोई ना कुछ मोटिव है यहाँ पे मेरा, मैं उसको चोट पहुंचाना चाहता हूँ. लेकिन अगर ये मैं इसको फेंक के मार रहा हूँ तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है ना, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी माइंड, इट डज नॉट हैव एनी मोटिव, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. लिखो आगे. Weber argued that generalization arrived at social science could not have same exactitude. इसको लिख रहा हूं, exactitude, इसका मतलब समझ रहे हो? एग्जैक्ट नहीं होगा. जैसा नेचुरल साइंस में हम पता लगा लेते हैं ना फॉर्मूला लगाकर, सेम चीज, क्योंकि सोसाइटी वेरिएबल है. समझ रहे हो? हर लोग यहाँ पर, हर कोई अलग अलग समझता है, हर किसी का अलग मीनिंग है यहाँ पे. कोई किसी और रीजन से तेज भाग रहा है, कोई तेज भाग रहा है जिससे कि उसको पुलिस ना पकड़ ले, तो कोई तेज भाग रहा है क्योंकि उसको किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है, कोई तेज भाग रहा है क्योंकि वो खुद पुलिस वाला है और वो चोर को पकड़ रहा है, कोई तेज भाग रहा है लड़की की बस के पीछे भाग रहा है. तो देर आर इनफाइनाइट मीनिंग्स एंड, समझ गए बात को मैं क्या बोल रहा हूं. सो वी कैन नॉट हैव द सेम एग्जैक्टिट्यूड इन द सोशियोलॉजी विच इज जनरली सीन इन द पॉजिटिव साइंसेस. तो ऐसे लिख सकते हो, एज ऑफ दोज इन नेचुरल साइंसेस, राइट. ये लिख लिया. नाउ according to Weber, according to Weber, behavior of a man is qualitatively different from physical object and biological organism. समझ आई ये बात? देखो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डज एक्ट इन अ सर्टेन मैनर. ऐसा तो है नहीं हार्ट कूद के यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा ना, पक्का बात है. तुम्हारा तो नहीं आता, ठीक. सेम चीज यहाँ पे, ब्लड जो है वो फ्लो वैसे ही करेगा. अगर प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी में डिसरप्शन हो जाएगा, राइट. लेकिन अगर मेरे एक्शंस चेंज हो जाते हैं तो सोसाइटी में अंदर डिसरप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे एक्शन अगर चेंज होते हैं तो वो फॉर गुड भी चेंज हो सकते हैं. फिजिकल मैटर में क्या है कि अगर इसको मैं गिराता हूं तो ये गिरेगा हमेशा, राइट. लेकिन अगर मैं आपको डांट रहा हूं, आपका रिएक्शन हर बार सेम नहीं रहेगा. कभी कभार आप भी मुझे डांटोगे, राइट, कि सर बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं. कभी आप बोलोगे थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक. कभी आप कुछ भी नहीं बोलोगे. क्या पता आपका भी ब्रेकअप हुआ हो, मन नहीं है बोलने का, राइट.
या आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया तो उसको लगा कि ये पढ़ा रहा है, तो इसको खुद नहीं पता क्या पढ़ा रहा है। टीचर का और स्टूडेंट में यही होता है कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है टीचर को नहीं पता बैठे बैठे, राइट। तो आप कुछ भी मतलब यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। सो वेन एवर आई एम टीचिंग, समटाइम्स यू आर एब्जॉर्बिंग अ लॉट, समटाइम्स यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग एट ऑल, होता है ऐसा। सो लेकिन जब मैं इसको फेंक के मारूंगा आपको, तो आपको हमेशा चोट ही लगेगी, लेकिन राइट। लेकिन जब मैं आपको अपना ये लेक्चर दे रहा हूं, वो पता नहीं हर बार आपके दिमाग में लगे या ना लगे, समझ रहे हो? यही फर्क है इसमें और आपके अंदर। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि क्या लिखवाया था मैंने, अकॉर्डिंग टू वेबर behavior of a man is fundamentally different from biological organism and physical matter, यही लिखवाया था। यही चीज आपको समझनी है यहाँ पे। अब उन्होंने ये भी बताया था कि 4 तरीके के सोशल एक्शन होते हैं, तो बता रहा हूँ, लिखना मत अभी। वेबर अब इन सब चीजों को, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, आप भी कुछ कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, मम्मी से गले मिल रहे हो, पापा के पैर छू रहे हो, वेबर ने सोचा कि इनको हम डिवाइड करते हैं, लेट्स क्रिएट अ क्लासिफिकेशन, अ टाइपोलॉजी टू क्रिएट सर्टेन एक्शन। सपोज आई एम डूइंग एन एक्शन, तो वो एक्शन को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ गोल रैशनल एक्शन। मेरा गोल क्या है कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझाना है, राइट। रैशनल का मतलब है दिस इज द मोस्ट रैशनल वे टू टेक एन ऑफलाइन क्लास। आई कुड हैव टेकन ऑनलाइन एज वेल, बट मोस्ट रैशनल क्या होगा कि इन पर्सन में आपको यहाँ पर समझा सकूं, जिससे कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ गोल रैशनल एक्शन। ये सब हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। सो वेबर created a typology. So types of social action, he said. Now value rational action लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। हाँ आप बता, अभी दूसरा बता, तीसरा भी बता दो। अफेक्टिव, वेरी गुड। इसका मतलब रिवीजन चल रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है। नाउ एवरी इन रियलिटी नो सिंगल एक्शन एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है? जब हम असली में एक जिंदगी जी रहे होते हैं तो कभी भी हमारा एक्शन जो है वो कभी भी एक नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ वन और बोथ, राइट। अब देखो मेरे में वैल्यूज भी हैं और मेरे में ये भी है। वैल्यूज क्या है कि व्हेन a teacher is considered, a position of the teacher, of the professor is considered one of the prestigious position in the society, because it is generally said that the weight of the present generation is on the shoulders of the teacher, right? If I am not giving you a right knowledge, then it means I am not only spoiling your future but I am also contributing in the bad society, क्योंकि कल को आप फिर दंगा करोगे बाहर जाके। अगर मैं आपको भड़का दूं धर्म के मामले में तो मैं गलत कर रहा हूं ये, राइट। सो वैल्यू रैशनल एक्शन भी है, क्योंकि वैल्यूज क्या समझाती है कि एक टीचर जो है वो प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है सोसाइटी में, और वही प्रेस्टिजियस उसी नॉर्म्स के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने सोचा कि लेट्स टेक अप द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। एंड गोल रैशनल एक्शन, आई एम टीचिंग यू विद अ वेरी रैशनल मेथड ऑफ ऑफलाइन क्लास। गोल इज टू टीच यू values. I am influenced by the values of the society, that teacher's position is prestigious. It's not, right? So I hope my point is you are able to understand. Affective action, sometimes I also get emotional that I should teach you extra because you are not able to understand.
Right. Sometimes I also say that no problem, I will take care of you. Right. No problem. Whatsoever is the doubt, I am always here for you. You can ask me any doubt. Right. You don't have to pay me extra money also. Now traditional action. छड़ी मारना जैसे जैसे मास्टर जैसे गुरु शिष्य का जो ट्रेडिशन होता है, तो मतलब ये मैं से बस ये मान सकते, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। क्या है ये? ठीक है, अब लिखो। वेबर कंसीव्ड सोशियोलॉजी Weber conceived sociology as science of social action which constitute the basic unit of social life. According to Weber, social action is meaningful and oriented toward individuals. According to Weber, social action is meaningful and orientation toward other individuals. लिख लिया ये? लिखो। Since meanings are, हाँ नहीं सेकंड पहला यहाँ पे मैं टाइपोलॉजी को लेकर आ रहा हूँ। Since meanings are fundamental character of action, the moment meaning changes, action also undergoes change. समझ आ गई बात को? जैसे जैसे मेरा मतलब पलटता चला जाएगा एक काम करने के लिए, मेरा एक्शन भी चेंज हो जाएगा, राइट? Weber constructed a classificatory typology. लिखना है इसको देख के, क्लासिफिकेटरी, यही लिखना है, अपनी नहीं चलानी है। Of social action for purpose of analysis. He based his classification of social action. He based his classification of social action on basis of pure meanings. Weber argues, full stop के बाद लगाना, Weber argues that there are infinite variety of meanings in society. And any given social situation, any given social action reflects a combination of one or of two or more types of meanings. लिखो, there are 4 types of social action. First, this goal rational, this goal rational action, value rational action, then write about affective action, then write about this traditional action, right? तो लिखो यहाँ पर goal action reaction को लेकर, the actor determines the practical goal. The actor determines the practical goal
एंड चूजेस हिज मीन्स। समझ आ रही है बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? द एक्टर, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले यू विल चूज अ गोल, यू विल डिटरमाइन दैट व्हाट यू वांट। अ गोल क्या होता है लाइफ में? आपका गोल क्या है? आईपीएस बनना है, ठीक है, आईएएस नहीं बनना है, समझ गया मैं। ठीक है, अब आपका आपने मीन्स क्या लिया है? मीन्स का मतलब है हमें मेथड होता है एक चीज को अचीव करने का। दही जमाने के लिए दूध चाहिए, ये एक मीन्स है। सिमिलरली आईपीएस बनने के लिए पढ़ना होगा, लेकिन हमें पढ़ना एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए मीन्स क्या लिया आपने? कोचिंग। सो दिस इज कॉल्ड अ गोल रैशनल एक्शन। अब समझ आया? अब लिखो, द एक्टर डिटरमाइंस द गोल एंड चूजेस हिज मीन्स प्योरली in terms of their efficiency, in terms of their efficiency, या purely in terms of their efficiency to attain the goal, right? This is the only definition here. right? अब आपको समझ आ गया। लेकिन क्या ये आपका पूरा प्योर गोल रैशनल एक्शन है? ये ट्रेडिशनल एक्शन भी तो है ना। अक्सर लोग कोचिंग लेकर ही पास होते हैं, सुना होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपका जो एक्शन है, ये करोल बाग में आकर पढ़ना, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करना, ये सिर्फ एक गोल रैशनल एक्शन नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं पर ट्रेडिशनल एक्शन भी है। क्योंकि ये ट्रेडिशन मतलब जो भी बच्चे 2005 में भी आईपीएस बने हैं, उन्होंने भी कोचिंग करी है, तो आपने सोचा कि मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। तो ये दोनों एक्शन है, राइट? आगे लिखो, वैल्यू रैशनल एक्शन। वैल्यू रैशनल एक्शन इज द वेयर द मीन्स आर चोजन फॉर देयर एफिशिएंसी, बट द गोल्स आर डिटरमाइंड बाय वैल्यू। अब आप ये देख रहे हो कि इस चीज को खाली आप वेबर को आइसोलेशन में मत देखना। बट द गोल्स आर डिटरमाइंड बाय देयर वैल्यू, लिख लिया ना। अगर आप इन सब चीजों को देखोगे तो आपको वेबर और दरखाइम में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। वेबर जो है वो कहने लगा कि हमारा जो एक्शन है वो गोल रैशनल भी हो सकता है, वैल्यू रैशनल भी हो सकता है, अफेक्टिव भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है। लेकिन दरखाइम किस चीज पे अटका हुआ है? क्लास कॉन्शियसनेस पे, अपना क्लास कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे अटका हुआ है, वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम पर अटका हुआ है, वो सॉलिडारिटी में अटका हुआ है। कभी भी उसने ये बोला कि एक इंसान की देयर इज अ वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब है मेरी इच्छा क्या कर रही है। कभी वेबर टॉक्ड अबाउट दिस? नहीं। यहीं पर आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे डिफरेंस पूछेंगे। सिर्फ जनरली पूछ सकते हैं कि वेबर और दरखाइम में क्या क्या फर्क है, वो आपको एक चीज ही नहीं देंगे कि आपको डिफरेंस किसके ऊपर बताना है। वो सब पूछ लेंगे कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंशिएट बिटवीन द व्यूज, डिफरेंशिएट बिटवीन द व्यूज ऑफ द दरखाइम एंड ऑन सर्टेन इश्यूज, या सिमिलैरिटीज और कंपैरिजन पूछ लेंगे, राइट? जब हमारा अब जैसे ये वेबर खत्म होगा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कार्ल मार्क्स एंड वेबर ऑन कैपिटलिज्म, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। वैल्यू रैशनल एक्शन लिख लिया। अब लिखो, अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप? अगर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो एक लाइन के अंदर। नहीं, मेरा एग्जाम्पल मत देना, अब अपना कुछ बताओ ना। अब ये भी यही लिख देंगे कल को जाकर। मतलब समझ रहे हो आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अपना दिमाग खुद चलाना होगा वहां पर, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन एप्लीकेशन में आएगा। एप्लीकेशन का मतलब जैसे अभी एक हमारा टॉपिक आता है आर, है क्या चीज? हाँ, हाँ, लेकिन थोड़ा सॉलिड दो ना, मतलब जो हम देखते हैं आप, मतलब न्यूज व्यूज में कुछ देखते हैं। सोल्जर का सैक्रिफाइस, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। जेनरस एक्टिविटी, डोनेशन, चैरिटी, वो लिख सकते हो आप। और कुछ जो आपको लगता है कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू करती है किसी चीज को? हाँ, पर वो कुछ सर्टेन पार्ट है ना। आज की तारीख में सोसाइटी अधर्मी भी तो हो गई ना कितनी। ठीक,
चलो लिखो अफेक्टिव, लिखो लिखो जितना, मतलब सोल्जर वाला एग्जांपल दे सकते हो। अफेक्टिव स्लैश इमोशनल एक्शन। देखो इन सर्टेन सिचुएशन, इन सर्टेन सिचुएशन द सोल, सोल वो वाली सोल नहीं होती, सोलमेट वाली नहीं, SOLE जूते वाला सोल, द सोल मीनिंग इन्वॉल्व, राइट, द सोल मीनिंग इन्वॉल्व in the social action or people's behavior, or the people's behavior is to give expression to emotional state. Here emotion determines the means as well as ends. आगे लिखो ट्रेडिशनल एक्शन, मीन्स एज वेल एज एंड्स। एंड्स का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं नहीं पूछना पड़ेगा क्योंकि वो कंफ्यूज है, मुझे पता। हाँ क्या होता है एंड्स का मतलब? हैं? नहीं एंड्स, देखो गौरव नहीं पता तो पूछ लिया करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। गोल होता है इसका मतलब। हाँ नहीं ऐसे देखो यहाँ पर क्या है कि समझ आ जाएगा लेकिन बता नहीं पाओगे किसी को। एंड्स का मतलब होता है योर गोल, और मीन्स का मतलब होता है मेथड। मीन्स अब जहां पर क्या कर रहे हैं कि आपके इमोशंस जो हैं वो ही एंड्स को और मीन्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे अब कहीं ना कहीं पर आप ये देखो कि जैसे एक लड़का जो है वो लड़की के साथ भाग जाता है, अपने पूरे परिवार को छोड़कर पिताजी के अकाउंट से पैसे चुराता है और निकल जाता है। इमोशन ही तो है ना ये, जो आपके गोल को क्या है, आपका एंड क्या है कि इस लड़की के साथ शादी करनी है। मीन्स क्या लिया कि भाग लेते हैं क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। तो ये इमोशनल रैशनल है कहीं पर भी? रैशनल है तो बता दो, रैशनल है? नहीं है। वैल्यूज हमारी कभी ये प्रमोट करती हैं कि लड़की को लेके भागना है? नहीं करती। ऐसा तो है नहीं कि जो भी आज तक शादियां हुई हैं वो ट्रेडिशनल मतलब सब लगा के भगा के ही गए, नहीं। तो ये इमोशनल एक्शन होगा। बहुत बढ़िया सर, आपने दूसरा टर्म बताया। समझ आ गई बात? कोई ऐसा तो नहीं है कि रह गया। अब इसको मतलब समझ रहे हो कि इट इज द इमोशंस व्हिच आर डिटरमाइनिंग योर एंड्स एज वेल एज मीन्स एज वेल एज एंड्स लिखना। वैसे मीन्स पहले होते हैं ना, मेथड्स टू अचीव गोल, ठीक है। अब लिखो ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शंस आर दोज वेयर एंड्स एंड मीन्स आर डिटरमाइंड, लिख रहे हो? डिटरमाइंड बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, लिख लिया। अब हम बात करते हैं फर्स्टहीन के बारे में। फर्स्टहीन मैंने बताया था आप लोगों को, जिसकी स्पेलिंग आप वर्स्टहीन कह रहे थे। अब ये फिर मिटाना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ लिखने का। ठीक है, ये लिख लिया ना आपने? नाउ दिस इज द मेथोडोलॉजी। कार्ल मार्क्स की मेथोडोलॉजी क्या थी जो उसने अडॉप्ट करी थी किसी और से? वेरी गुड, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सिमिलरली वेबर की मेथोडोलॉजी क्या है? वर्स्टहीन। इन वर्स्टहीन के दो पार्ट होते हैं।
फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये जर्मन टर्म है, बातें मत करो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। दूसरा है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंटरप्रेट कर रहे हो आप। नाउ यहीं पर कहीं ना कहीं पर हम देखो, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग कौन ज्यादातर यूज करता है, और ये इंटरप्रेट कौन कर रहा है, एंटी पॉजिटिव। सबसे पहले क्या लिखा है वेबर के बाद मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया वेबर पे? हाँ, सबसे पहले क्या लिखवाया? ब्रिज द गैप बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिव लिखवाया है। बस ब्रिज द गैप पॉजिटिव एंटी पॉजिटिव यहीं पर ही हो गया। समझ आ गई बात को? जब मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे पिक्चर में आखिरी का सीन दिखाकर पहले दिखाते हैं, वही वाली चीज है। ठीक है। ठीक है, ये बोल रहे हैं वो। तो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द पीपल दैट व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द सोशल फिनोमेना, देन वी विल लुक बिहाइंड द मोटिव एंड द मीनिंग ऑफ द एक्शन। दिस इज द मेथड, दिस इज द वर्स्टिंग मेथोडोलॉजी। इसी मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए देखो, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब टू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। समझ आई बात को? अब एम्पैथेटिक लिएजन होता है, इसका मतलब, इसका बता देता हूं। एम्पैथेटिक, एम्पैथी का मतलब पता है किसी को? एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत फर्क होता है, एथिक्स में पढ़ोगे अभी। सिंपैथी का मतलब होता है जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया या आपकी फैमिली में कोई किसी की डेथ हो गई, तो आप बोलते हैं मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा दुख है। एम्पैथी में क्या होता है कि आप उसके इमोशनल स्टेट में चले जाते हो, तो आप इतना खुद रोने लगते हो कि जैसे आपके साथ हुआ है ये। तो एम्पैथेटिक लिएजन का मतलब, ये फालतू का टर्म है, इंग्लिश है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाना, गिरूंगा मैं एक दिन इसके ऊपर, ठीक है, एक दिन। एम्पैथेटिक लिएजन का मतलब है कि ऐसा कनेक्शन बनाना किसी से कि मुझे पता चल जाए कि भाई आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, उसकी फीलिंग्स अपने अंदर ले आए आप। जैसे समझ रहे हो आप? वैसे कुछ लोग बोलते थे यार इसने गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने उसको क्या क्या ऐसा उसके साथ कर रखा था कि उसको ऐसा करना पड़ा। वो ऐसा कौन कर पाता है? या तो डिटेक्टिव करेगा या कोई वो करेगा जो क्राइम्स को सॉल्व करते हैं, देन ओनली दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो अगेंस्ट द लॉ है तो सजा तो होगी, लेकिन वो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग और एस्टैब्लिशिंग एन एम्पैथेटिक लिएजन। लिख सकते हो लिएजन भी और कम्युनिकेशन भी, राइट? मैं इजी वर्ड इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो लिखने में। लिएजन लिखो या कम्युनिकेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं ये लिखवाऊंगा तो आप चिंता मत करो। सो दिस इज, ये वेबर का पर्सपेक्टिव था सोशियोलॉजी को लेकर कि सोशियोलॉजी इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ सोशल एक्शन, राइट? अब वेबर की मेथोडोलॉजी क्या है कि वो, अब जैसे अब आपने ये बता दिया कि दिस इज सोशियोलॉजी, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबर। उसने ये भी बता दिया किस किस तरीके के एक्शन है। लेकिन अगर वेबर कोई स्टडी करता है, कुछ चीज को तो स्टडी करेगा ही, सोशियोलॉजिस्ट है। एक पार्सन ही ऐसा है जिसने स्टडी नहीं करी आज तक कोई, एंड दिस इज, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर। वो कहता है कि छोटे लोग करते हैं स्टडी, हमारा काम है सोशियोलॉजी को बनाना। समझ रहे हो आप? हवाबाजी है ये। वो कहता है कि हमारा काम है सोशियोलॉजी के रूल्स को सेट करना। छोटे मोटे सोशियोलॉजी स्टडी करते, जैसे वेबर, मर्टन, दरखाइन, उसका मानना ही है, अमेरिकन था, ठीक है। अमेरिकन तो आपको पता ही है, थोड़ा वो होता है उनमें जेनोसेंट्रिज्म, जेनोफोबिया पढ़ा होगा, नहीं बताया था मैंने आपको मॉडर्निटी में जेनोफोबिया क्या होता है। चाइना को लेकर अभी जेनोफोबिया बहुत था कि आपकी कंट्री गंदी है, गंदे लोग हैं, बीमारी वहां से आई है, समझ रहे हो? वो जेनोफोबिया है।
तो ये वेबर की मेथोडोलॉजी है। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज को पढ़ते हैं कुछ चीज को प्रूव करने के लिए, तो वो इसको यूज करेंगे, राइट। कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को यूज करा एक अंडरस्टैंडिंग पर आने के लिए कि इट इज दी क्लास और इट इज दी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर which is creating or it is bringing an influence on the superstructure. अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मेन है यहां पर। वो उन्होंने किस मेथड से अचीव करा? कार्ल मार्क्स ने किस मेथड से अचीव करा कि इकोनॉमिक्स इज दी क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक्स इज दी मेन थिंग। इन्होंने अपना ही मेथड यूज करा है। कार्ल मार्क्स ने क्या मेथड यूज करा? अभी तो बताया आपको, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यही तो मेथड है उनका, राइट। तो ये समझ लेना है आपको। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है फस्टीहीन, ठीक है। अब लिखो इसके बारे में। फस्टीहीन, मर्जी है आपकी, बिल्कुल बना सकते हो, बना लो, फूल भी बना देना। समझ आ रहा है दीपांशु? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिवीजन हो रहा है? इसमें ना बोल दो प्लीज मुझे। पता है मुझे, आपने करा, आपकी पता चल जाता है मुझे कि शक्ल देख के पता चल जाता है स्टूडेंट की। जब उसी को देखता है ना वो गाय के बछड़े की तरह। देखो ये हो गया। अरे बस कितना बनाओगे? आधे नंबर से ज्यादा मिलेगा नहीं इसमें बनाने के बाद। अकॉर्डिंग टू वेबर फस्टीहीन, हाँ यही दूंगा मैं, यही दूंगा वेबर का। एक क्वेश्चन बता रहा हूं पहले से। अकॉर्डिंग टू वेबर फस्टीहीन मेथड्स इन्वॉल्व द इंटरप्रेटिव, लिख लो, इंटरप्रेटिव, लिख लिया, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। देखो हरित भी यहीं से बोल रहा है, डायलेक्ट मेथोडोलॉजी सर, डायलेक्ट मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल एक्शन थ्रू एम्पैथेटिक लिएजन या फिर कम्युनिकेशन, एम्पैथेटिक लिएजन या फिर कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू बिल्ड the sequence of motives to trace the course and effect of social action। अब वो क्या कर रहा है यहां पर फस्टीहीन मेथड से? वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बाय ऑब्जर्विंग, देन दे आर क्रिएटिंग एन एम्पैथेटिक लिएजन सो दैट दे कैन एक्सप्लेन इट कि ये क्यों हुआ। पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर पॉजिटिविस्ट है, यहां पर न्यू कांतियंस है, या एंटी पॉजिटिविस्ट, राइट। इन दोनों को उसने मिला दिया और वो बताया कि अब अगर कोई भी एक्शन है तो हमें ये भी बताना है कि वो एक्शन की एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाई यू आर रनिंग फास्ट, राइट। आगे लिखो, इन अदर वर्ड्स this method seeks to understand the social action at the level, so ये देखना, सोशल एक्शन के बाद लिखो एट द लेवल, ऐसे लिखना।
of meanings to build the sequence of motives. मैंने आपसे कुछ बोला, आप एकदम से गुस्सा हो गए, आपने मुझे धक्का दिया, मैंने आपके थप्पड़ मार दिया, राइट? अब ये मोटिव आता जा रहा है, सीक्वेंस होता जा रहा है कि आपने मुझे कुछ गलत बोला होगा या मैंने आपको कुछ गलत बोला तो आपने मुझे धक्का दे दिया। आई एम अ हॉट हेडेड पर्सन, मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। ये वो सोच कर बता रहे हैं, मतलब वो कैमरा में जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि मैंने कुछ बोला तो आप गुस्से में आ गए एकदम से, राइट? तो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि आप मीनिंग्स पर जाओगे, आपकी क्या मीनिंग रहा होगा मेरी इस बात का। समझ आ गई बात को? लिखो आगे। विच अंडरलाई द सोशल एक्शन। फुल स्टॉप। थस sociological explanation becomes adequate at the level of meaning and at the level of causality. Cause क्या था उसका, right? Saloni, you have any doubt with respect to the topics, because since you have joined new, so please let me know that if you have any doubt with respect to the topics which we are discussing now, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड से सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं, because you have joined late, because already 10 to 14 classes हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं। Any doubt in this? देखो, अकॉर्डिंग टू वेबर द फस्टीहीन मेथड इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, ये लिख लेना। अब एक और चीज को समझते हैं जिसे हम बोलते हैं आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप्स का मतलब क्या होता है, ये सब हटा रहा हूं, ठीक है? आइडियल टाइप्स सिर्फ आज बता रहा हूं, लिखवाऊंगा बाद में, क्योंकि थोड़ा मैं चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए किसी चीज को लेकर। आइडियल टाइप, आइडियल से कोई मतलब नहीं है इसका। आइडियल का मतलब समझते हो आप कि ये मेरे आइडियल है, समझ रहे हो? दिस इज हाँ, जैसे जैसे अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए आइडियल धोनी है, विराट है, तेंदुलकर है, राइट? तो अब कोई आईपीएस ऑफिसर है तो उसके लिए कोई ऐसा आईपीएस ऑफिसर होगा जिसने बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ा है, तो मुझे ऐसा जैसा बनना है। ऐसे कुछ लोगों के आइडियल होते हैं, जैसे शाहरुख खान का अमिताभ बच्चन था। सिमिलरली उसका इससे कोई मतलब नहीं है। आइडियल टाइप का मतलब है एक आपकी टाइपोलॉजी। इसका मतलब क्या है? जैसे कार्ल मार्क्स ने 2 टर्म्स को बताया, बुर्जुआ, प्रोलेतारिया, ये एक टाइपोलॉजी है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो हमारे यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा, जो हुआ भी 1917 में, और जो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, वो एक आइडियल टाइप है, एक एक्सप्लेनेशन है एक पर्टिकुलर फिनोमेना की। लेकिन ये एक वन साइडेड व्यू है। सोसाइटी एक आइडियल टाइप, अगर हमें सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है तो हम वो आइडियल टाइप्स के ही थ्रू कर सकते हैं, ये वेबर कह रहा है। वो ये कह रहा है कि हम सोसाइटी में कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। कैपिटलिज्म के आने के 50 और रीजन हो सकते हैं। सो अगर कार्ल मार्क्स सेज दैट कैपिटलिज्म केम बिकॉज of the economic structure, he is not completely true here.
he is partially true. Yes, capitalism came into the world because of the change in the economic infrastructure, but that is not only the cause. So what Karl Marx says, it is an ideal type. A social phenomena can be explained by different ideal types. Similarly, Weber says, जैसे वो पुरानी कहानी बताता है प्रोटेस्टेंट्स और कैल्विन एथनिक के बारे में. कैल्विन एथनिक, तो वहां पर क्या होता है कि इन दैट रिलीजन पीपल आस्क देम टू सेव मोर मनी, राइट, यूज इट वेरी एफिशिएंटली, टेक अ वाव ऑफ चैस्टिटी, ओबीडियंस. तो मैक्स वेबर कहता है इन सब चीजों को लेकर कि कैल्विन एथनिक ने ही यहाँ पर कैपिटलिज्म की स्टार्ट करी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम पैसा सारा बचाकर अपने पास रखें और उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें. तो ये बिजनेस में री इन्वेस्ट करने का मतलब ही यहाँ पर ये कैपिटलिज्म का कोर फीचर होता है, राइट. तो ये भी मैक्स वेबर कहता है कि मैंने कभी भी कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा है, ये भी एक आइडियल टाइप है. तो तभी बोला जाता है कि मैक्स वेबर इज वन ऑफ द बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट जो कभी क्लेम नहीं करता कि आई हैव सॉल्व द डिलेमा. ये कौन कह रहा था? दरखायम. आई हैव सॉल्व द रिलीजियस डिलेमा, कि ये धर्म में क्यों कांड हो रहा है, राइट. तो उसको अब वो ठीक करने के लिए बताता है कि सिलेबस चेंज करना चाहिए, ये सब. लेकिन मैक्स वेबर इज वन ऑफ दोज पर्सन, वो कहता है कि सोशियोलॉजी और जो सोसाइटी है उसमें इनफाइनाइट मीनिंग्स हैं, तो हम कभी भी इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. तो हम उसके आइडियल टाइप्स को लेकर आएंगे. और जैसे ये टाइपोलॉजी होती है, अब किसी भी, जैसे दरखायम ने क्या बोला कि ये रिलीजन जो है वो सॉलिडारिटी को पैदा करता है. हम सब एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आपकी सोच और मेरी सोच मिल गई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हमारे बीच में एक फ्रैटर्निटी आ जाएगी. लेकिन ये एक आइडियल टाइप है. आइडियल टाइप का मतलब है कि एक रिलीजन का वन साइडेड व्यू है. समझ आ रही है बात को? लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि रिलीजन जो है वो डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी है, क्योंकि रिलीजन ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है जो साइंस नहीं कर सकती. कि आप गरीब घर में ही क्यों पैदा हुए, अंबानी के घर में ईशा अंबानी क्यों पैदा हुई, मैं क्यों नहीं हुआ, इसे क्या साइंस एक्सप्लेन कर सकती है? रिलीजन कर सकता है. वो कहेंगे मेरे कर्म खराब थे. समझ रहे हो? अब यहां पर रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या कहेगी कि यू मस्ट हैव सिन्ड इन योर प्रीवियस बर्थ, दैट इज व्हाई यू हैव टेकन बर्थ इन अ दलित हाउसहोल्ड, राइट. आई एम नॉट अ दलित, मैं वैसे बता रहा हूं आपको, राइट. तो तभी यू हैव टेकन. तो रिलीजन में क्या बोलते हैं, हिंदू रिलीजन में क्या बोलते हैं कि दोज पीपल हु हैव इमर्ज फ्रॉम द फीट ऑफ द ब्रह्मा आर दलित, अनटचेबल, right. Those people who have emerged from the head of the forehead of the Brahma are Brahmin. From the chest, Kshatriya. From the thighs, Vaishya. Then Shudra. Then Dalit. Religion has explained everything. They will explain you everything in 350 pages. 350 pages. Bible, Gita. 350 पेजेस में आपको दुनिया का सार मिल जाता है वहां पे. समझ रहे हो आप? सो यहां पर दैट इज अ वन साइडेड व्यू. मैक्स वेबर सेज वॉट एवर आई एम सेइंग इज अ वन साइडेड व्यू. इट इज, इसे बोलते हैं वन साइड एक्सेचुएशन. सिर्फ समझ लो, लिखवा दूंगा बाद में. वन साइडेड व्यू और एक्सेंचुएशन, मतलब ये आइडियल टाइप को अलग तरीके से, मतलब सेम है. मैं कह रहा हूं मैं लिखवा दूंगा. नोट्स को क्यों आगे पीछे कर रहे हो? मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा ना, सिंक्रोनाइज, राइट. एक्सेंचुएशन मतलब एक तरफा व्यू है ये. अब देखो, कार्ल मार्क्स ने रिलीजन के बारे में कुछ और कहा, लेकिन वो इसी बात को ही मान रहा है कि रिलीजन इज नथिंग बट दी सेइंग ऑफ द डोमिनेंट क्लास आइडियोलॉजी. डोमिनेंट क्लास आइडियोलॉजी क्या कहती है? वो अपना स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है. तो वो यही बोलेगी कि आपने ही पाप करे हैं, हमने बहुत अच्छे काम करे हैं, हम तो बल्कि श्री राम की आर्मी में थे, तभी हम यहाँ हैं.
समझ आ रही है बात को? अब यहाँ पर दरखाइम आए, वो कहने लगे कि रिलीजन इज क्रिएटेड बाय द मैन, पर उसका पर्पस क्या है? टू वर्शिप दी स्पिरिट्स एंड एवरीथिंग, वो सब भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन रिलीजन, इन वर्शिपिंग रिलीजन यू आर रादर वर्शिपिंग योर सोसाइटी ओनली, ये भी एक वन साइडेड व्यू है। कैपिटलिज्म के बारे में वो कहते हैं कि क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, समझ रहे हो ना बात को मेरी? जैसे हमने देखा था कि एंशियंट में, मैं थोड़ा बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ न्यू स्टूडेंट एज वेल, ठीक है? आपका भी रिवीजन हो जाएगा, नहीं है तो मना कर दो, मिटा देता हूँ, ठीक है? एंशियंट, मिडिवल, कैपिटलिस्टिक। अब देखो कार्ल मार्क्स कैसे समझा रहे हैं इस चीज को। वो कह रहे हैं कि एंशियंट मिडिवल में एक सिस्टम होता था जैसे हम बोलते हैं स्लेव सोसाइटी, राइट? अब सिचुएशन चेंज हुई, स्लेव सोसाइटी से हम आ गए फ्यूडल सोसाइटी में। और वो क्यों आए हम? क्योंकि जब भी एक सेक्शन यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है, व्हेन स्लेव्स विल स्टार्ट स्टार्ट रेजिस्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द मास्टर। मास्टर कौन है? जिन्होंने खरीद रखा है, जो ये इस पर अत्याचार कर रहे हैं स्लेव के ऊपर। अब स्लेव एक टाइम पर आकर परेशान हो जाएगा, राइट? अब वो स्लेवरी छोड़कर कुछ और काम करेगा, तो इससे एकदम से पूरे सिस्टम में चेंज आ गया। ये ज्यादातर हमें देखने को मिला था 7th सेंचुरी के आसपास। फिर उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी में हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आ गया, कमर्शियल रेवोल्यूशन आ गया। तो ये चेंजेस में हमें देखने को मिला कि ऑल्सो पीपल वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द क्लर्जी, विद द किंग, राइट? क्योंकि फ्रेंच में तो क्वीन ने भी ये बोला था, इफ यू डोंट हैव अ ब्रेड देन ईट केक, राइट? तो मतलब ये एक तरीके से वही वाली बात है जैसे डीमोनेटाइजेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर आकर ये बोलते हैं कि अगर 100 रुपए का नोट नहीं है तो 500 का खर्च हो, बल्कि उनके पास 500 की तो वैल्यू नहीं रही कोई, समझ रहे? वही वाली बात है ये। तो फ्यूडल सोसाइटी में भी यही हुआ। अब यहाँ पर चेंज होकर ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उन्होंने बोला कि अगेन वर्कर्स इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि वो एकदम से रिवोल्ट करेंगे और उसके बाद कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। हमेशा इकोनॉमिक्स ही पर्सपेक्टिव आ रहा है कि इकोनॉमिक्स से चेंज आ रहा है इनके। ये एक वन साइडेड व्यू है, राइट? हम इससे ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया सिर्फ एक ही फैक्टर से। दिस इज नॉट द रियलिटी। अगर हमें इसके 100 से 50 फैक्टर और हो सकते हैं कि स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी में हम क्यों पहुंचे, और भी इसके रीजंस हैं, मुझे नहीं पता है, मतलब ऐसे बताऊं क्योंकि सोशियोलॉजी में नहीं एक्सप्लेन कर रखा है। स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी में आने के और भी कुछ रीजंस हैं, 50 से ज्यादा रीजन है जो शायद लोगों को पता भी नहीं, राइट? अगर आप ये बोलोगे कि आज की हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, क्यों? एक रीजन हो सकता है इसका, डीमोनेटाइजेशन इज वन रीजन। अगर आप बोलोगे कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही डिजिटल वॉलेट ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करने लग गए, तो वो एक आइडियल टाइप होगा। इंडिया में लोग टैक्स ज्यादा भर रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी उसका एक कारण है। लोग अंदर जाते हैं जेल में और वहां पे लाल पीले होकर आते हैं, वो भी एक डर है, तो वो भी एक आइडियल टाइप होगा। क्योंकि वी कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी फिनोमेना, वी कैन नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना विद अ वन व्यू। इफ वी आर डूइंग दैट देन वी आर एंगेजिंग इन आइडियल टाइप। समझ आ गई ये बात? ये चीजें जब आप पढ़ोगे बार बार तो आपको और तेजी से समझ आएंगी, राइट? लिखो, अकॉर्डिंग टू वेबर। अब ये बात कर रहा है, अब जो मैं ये लिखवा रहा हूं कि वो नहीं लिखवा रहा हूं जो मैंने पढ़ाया है। अब वेबर बात कर रहा है वैल्यूज के बारे में। आपको मैंने पढ़ाया था कि सोशियोलॉजी जो है वैल्यू फ्री साइंस है या नहीं है, जो कि नहीं है, हम सबको पता है। कहीं ना कहीं पर जो एक सोशल साइंटिस्ट होता है उसकी वैल्यूज उसको जरूर कहीं ना कहीं पर इन्फ्लुएंस करती हैं, चाहे वो आपका रिसर्च मेथड हो,
चाहे वो आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो होता है जिसको आप पढ़ने चाह रहे हो, जैसे कि सोशल ग्रुप। अब वही उसी चीज को बोलने के लिए वेबर बोल रहा है। तब आप लिखोगे इज सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस, तो आप वेबर की व्यूज भी डाल सकते हो। तो लिखो अकॉर्डिंग टू वेबर देयर कैन नेवर बी एनी साइंटिफिक एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझते हो? ठीक है, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कल्चरल लाइफ। हाँ बताओ। ऑब्जेक्टिव का मतलब फैक्ट्स और डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक्सप्लेनेशन, जैसे मेंस और प्रीलिम्स। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स, लेकिन रहा नहीं ऑब्जेक्टिव। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव रहा है आपको? बस मैं बता रहा हूं वही कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, वेयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। बट प्रीलिम्स में भी हम देखते हैं दो दो आंसर आ रहे हैं, सही है, लिख दिया। सो अकॉर्डिंग टू वेबर there could be no objective scientific analysis of cultural life since the investigator always ascribes, मतलब वो उसको दे देता है cultural significance to phenomenon right he studies. The problem is that it opens the door for various other kinds of value judgments. Next paragraph, social science is value relevant. अब ये बोल रहे हैं कि वैल्यूज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इट मस्ट ऑल्सो बी वैल्यू न्यूट्रल। फुल स्टॉप। साइंस कैन स्पीक ओनली ऑफ फैक्ट्स, कॉमा, never of values. Full stop. Every person has his values and they are always subjective. Full stop. Consequently, science can never speak. Science can never speak. लिख लिया? On true values. True values. But rather limit itself to analyze the effect of various actions. इसी चीज को जानकर समझकर उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी को प्रोड्यूस करा? आइडियल टाइप। ये एक मेथोडोलॉजी है, दूसरी दो मेथोडोलॉजी है। मुझे पता है आप लोग इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हो, लेकिन ये भी एक आइडियल टाइप है, ये भी एक मेथोडोलॉजी है। तो वेबर की दो मेथोडोलॉजी है, फर्स्ट ही अब एक ये दोनों की दोनों सोशल एक्शन, फर्स्टिंग और आइडियल टाइप, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर दूसरे साल। तो कभी भी राइट है शॉर्ट नोट आ सकता है, कभी भी वेबर पे जी 10 मार्क का होता है और 150 वर्ड का होता है, राइट। 10 का नोट नहीं होता। लिखो आगे। टाइम हो रहा है 2:10। लिखो कोई बात नहीं। क्या हो गया? आइडियल टाइप के बारे में लिखवाना है यार, बाद में लिखवाओ। क्यों? मतलब कारण बताओ।
हाथ दर्द हो गया? इतना तो नहीं लिखवाया अभी नहीं यार, पेपर में कैसे लिखोगे? लिखो आइडियल टाइप के बारे में। एन आइडियल टाइप इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, अ मेंटल पिक्चर। पहले हेडिंग लिखो आइडियल टाइप, फिर लिखो एन आइडियल टाइप इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, अ मेंटल पिक्चर that the investigator used to approach the complex reality. That the investigator used to approach the complex reality. It is an analytical construct. बहुत कम लिखवा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं आपको मैं। आइडियल टाइप के पास मेरे पास 6 पेज के नोट है, 6 पेज के। मतलब अगर आप पूरे पेपर में आइडियल टाइप लिखोगे तो शीट भर जाएगी। सो इट इज एन एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट। सिर्फ मैं आपको 1.5 पेज लिखवाऊंगा। इट इज एन एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट दैट सर्व्स द इन्वेस्टिगेटर एज अ मेजरिंग रॉड टू एज सर्टेन similarities as well as deviation in concrete cases. It is neither a statistical average nor a hypothesis. Neither a statistical average मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिविस्ट का डेटा नहीं है ये। नॉर अ हाइपोथेसिस मतलब ये नहीं है कि मैंने सोच के बना लिया कुछ, एक्सप्लेनेटरी भी नहीं है। इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, रैदर भी लिखना बीच में रैदर इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। वेबर यूजेस दिस, नेक्स्ट पैरा में लिखना, वेबर यूजेस दिस आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी in part to reject the idea that science can be captured objectively. As a neo-Kantian, now Weber is a Neo-Kantian because he always focused upon explanatory understanding, the meaning behind the motive. So as a Neo-Kantian, Weber believed that concepts are creation of mind which never have a counterpart in reality. It is a, फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ, it is a one-sided reality, one-sided view of social reality taken into account certain aspects of social life while ignoring others. समझ आ गई बात? आइडियल क्या है? आइडियल टाइप में देखो क्या ले रहे हैं ये, इग्नोरिंग अदर्स वाइल टेकिंग ओनली स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ। जैसे कार्ल मार्क्स ने करा, इकोनॉमिक्स को ले लिया खाली, बाकी सब इग्नोर कर दिया, कि शायद रिलीजन भी एक रोल प्ले कर सकता है। आपने पढ़ लिया ना इस बारे में, प्रोटेस्टेंट एथनिक कैपिटल डेविलिज्म के बारे में, कैल्विन एथनिक के बारे में पढ़ा है? वैसे तो बड़ा हाँ कर रहे थे जब मैं अभी कह रहा था कैल्विन एथनिक के बारे में, अभी कहते हैं हाँ सर मुझे याद है। कैल्विन एथनिक चचा मेरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि हाँ मुझे, हाँ सर मैं बोल रहा था रिलीजन के बारे में, तो आप कह रहे, बोल रहा था ना हाँ, मेरे को लगा भाई पढ़ लिया होगा। आप समझ रहे, ये वन साइडेड व्यू है, ठीक है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है आपका कि हाँ इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन
बहुत से सोशियोलॉजिस्ट इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वेबर वो है जो समझ रहा है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ ये एक तरफा व्यू है कि रिलीजन की वजह से कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, लेकिन बाकी सब लोग बोल रहे हैं, जैसे दरखायम बोल रहा है कि मैंने रिलीजियस और मॉरल डिलेमा को सॉल्व कर दिया, लेकिन वो एक वन साइडेड व्यू है। ये चीज वेबर ही समझ रहा है और बता भी रहा है कि जो भी मैं बता रहा हूं ये भी एक वन साइडेड व्यू है। यही है असली सोशियोलॉजी। कोई भी चीज जो है वो इतनी एक्सप्लेनेशन अगर समझाई जा सकती है तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियल टाइप्स लेने पड़ेंगे आपको। जैसे वेबर का है और कार्ल मार्क्स का है कैपिटलिज्म को लेकर। कार्ल मार्क्स ने अभी तक बस यही समझाया ना आपको कैपिटलिज्म आया कैसे, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, रेवोल्यूशन हो गया, अब वो कह रहे हैं कि इसमें भी चेंज आएगा तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा। इन्होंने ऐसा समझाया कि कैपिटलिज्म आया कैसे, लेकिन वेबर कुछ और ही बता रहा है, मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट है, सोच भी नहीं सकते आप। वो कहते हैं कि रिलीजन की वजह से कैपिटलिज्म आया है, क्योंकि रिलीजन ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को बोलता है करने को कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करो, अपने लैविश लाइफस्टाइल मत जियो, राइट, कि ज्यादा खाने पे ज्यादा फोकस मत करो, स्पिरिचुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करो। आज भी यही बोला जाता है, पैसे को सेव करके रखा करो, राइट। तो उस कैल्विन एथनिक जो जो वहां पर हमें सेक्ट देखने को मिल रहा है क्रिश्चियनिटी में, तो वो अब क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, फस्तीहीन का सेकंड पार्ट, राइट। पहले तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं फैक्ट्स के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, समझ, अपनी कहानी चल रही है यहाँ पर, समझ आ रहा है, थोड़ा क्लियर हो रहा है, यही चीज है। अब यहाँ पर रोक दे, अभी थोड़ा आइडियल टाइप का है, यहाँ आइडियल टाइप खत्म करवा दो, लिखो लिखो। सो विच लिखो आइडियल टाइप formulation also helps in developing the classificatory typology। जैसे actions ideal type है, classificatory typologies। लिख लिया क्लासिफिकेटरी टाइपोलॉजीज ऑफ सोशल फिनोमेना, लिख लिया। फैसिलिटेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफाइनाइट सोशल रियलिटी, फैसिलिटेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफाइनाइट सोशल रियलिटी। For example, वेबर क्या हो गया, इनफाइनाइट सोशल रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल वेबर डेवलप्ड, किसकी वेबर ने अभी तक आपके सामने क्लासिफिकेशन करी है, अभी तक किसी ने वेबर ने अभी क्लासिफिकेशन करी है किसी चीज की? वो एक्शन क्या थे, एक्शन क्लासिफिकेशन नहीं, उस पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेटरी टिपोलॉजी। लाइक एग्जाम्पल वेबर गेम क्लासिफिकेशन टिपोलॉजी ऑफ एक्शन, रिलीजियस बिलीव्स, अथॉरिटी, बस लिखो। अभी इसका मैं दिखा रहा हूं, देखो मैं बता देता हूं सच बात, ये भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइडियल टाइप्स। देखो ये लिखा हुआ सिलेबस का पार्ट है आइडियल टाइप, तो पार्ट तो आएगा ही। तो आइडियल टाइप में ये लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे थीसिस, नहीं लिखना है ये। एंटीथीसिस क्या होगा, इसका क्रिटिसिज्म लिखो। Ideal type also has a limited utility as a source of production.
Weber argues that laws which were found in history by Marx were nothing but ideal types. Full stop. फिर लिखो, जो मैं बोलूंगा पूरी तरीके से समझ आएगा. इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियलिटी इन टोटैलिटी. समझ आई बात को? नहीं आया? मुझे समझ नहीं आ रहा. आप हाँ बोल रहे हो ना बोल. इट डज नॉट रिप्रेजेंट सोसाइटी इन टोटैलिटी. इसका मतलब समझ आया? मैं बताऊं? कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल रहा है आइडियल टाइप से? हाँ या ना? कैसे मिल रहा है? कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू समझाया. क्या वही कारण है खाली? तो फिर कैसे मिल रहा है? देखो वहां पर हो गया रिवीजन का कांटा. समझ रहे हो? तो हाउ इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियलिटी इन टोटैलिटी. टोटैलिटी का मतलब क्या है? टोटल है. कार्ल मार्क्स ने जो समझाया वो टोटल है. वो एक वन साइडेड व्यू है. तो कार्ल मार्क्स ने जो बताया वो आइडियल टाइप है. वेबर ने जो बताया वो आइडियल टाइप है. डज आइडियल टाइप रिप्रेजेंट रियलिटी इन टोटैलिटी? तो यही तो लिखवाया मैंने. इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियलिटी इन टोटैलिटी. It is a mental construct, and it is a social science equivalent of experimentation. इसका मतलब समझाता हूं आपको अभी. It is a social science equivalent of physical and of experimentation in physical and natural sciences. अब इस बात को समझने की कोशिश करो. पूरा दिमाग लगा लेना अपना. ठीक है? समझने की कोशिश करना. इधर बता दीपांशु, जैसे अगर मुझे कोई साइंस में एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? चीज़ों को बार बार करने की कोशिश करूँगा जिससे कि मैं कोई चीज़ प्रूव कर सकूँ. सिमिलरली सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक एक चीज़ को पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए. जैसे ही कार्ल मार्क्स ने क्या करा? इकोनॉमिक्स पकड़ लिया. रिलीजन किसने पकड़ा? वेबर ने. आपने क्या बोला? हम कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. वो बात आपकी ठीक है. वो उन्होंने रिलीजन पकड़ा सॉलिडारिटी को बताने के लिए कि सॉलिडारिटी आ रही है कॉन्शियस कलेक्टिव से. ये कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रिलीजन की वजह से आ रहा है. राइट? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है. समझ रहे हो? जैसे कुछ लोग, आपने देखा कि जो इथेनॉल होता है, सुना है इथेनॉल के बारे में? कुछ लोग इथेनॉल पेट्रोल गन्ने से बना रहे हैं. एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना कोई. कोई चावल से भी बना रहा है लेकिन बन इथेनॉल ही रहा है. डेवलप कैपिटलिज्म ही हो रहा है लेकिन अलग अलग रीजन से. लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि इथेनॉल अगर चावल से बन रहा है तो ये पूरी पिक्चर है? इथेनॉल बनाने के बायोफ्यूल की 4 स्टेजेस होते हैं. 1 2 3 4. पढ़ाया नहीं क्या अभी तक? ये पढ़ाना चाहिए उसे. एनवायरनमेंट का पार्ट है. पर छोड़ो, मेरा क्या है. मैं करंट अफेयर में पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं. ठीक है? समझ आ गया? इतना ही है. जो थोड़ा सा अगर पॉइंट ज्यादा होगा तो मैं नोट्स में डलवा दूंगा. राइट? हाथ दर्द तो नहीं हो रहे अब कोई डाउट है तो पूछ लो, हिंदी इंग्लिश जो भी. राइट? स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन दे कैन आल्सो आस्क देयर डाउट्स. परसों देयर विल बी नो क्लास. टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस ईयर. सो टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव अ टेस्ट. टॉपिक बता दो. नहीं सर. ठीक है. कौन सा कलर यूज करें? डेंजर. ठीक है. ठीक है.
जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस आर्ग्यू मत करना कि ये क्यों दिया है। तो आपको चॉइस भी दी जाएंगी पेपर में, ठीक है। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 3। 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10 मार्क, 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 15 मार्क। तो क्वेश्चन पूरा आपका टेस्ट होगा 35 मार्क्स का। अगर कॉपीज मुझे नहीं मिली शाम तक, पेपर चेक नहीं होगा। हाँ हाँ, फिर नहीं बात मेरी बात वहीं पर है, मेरे लिए बहुत मामूली चीज है ये। कितने मार्क्स बोले थे मैंने? 40%। चलो 40%, ठीक है। 35 का 40% कितना हुआ? 10% होता है 3.5, ठीक है। 20% हुआ 7, तो 14 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। नहीं नहीं, पेपर कैंसिल कर दूंगा मैं अगर 5 के 5 करने की कोशिश करी। समझ आ गई बात को? दो स्टूडेंट्स हु विल स्कोर मोर देन 14 और 14 विल गेट अ डार्क चॉकलेट, ठीक है। नहीं, 14 इज द थ्रेशोल्ड हेयर, ठीक है। ज्यादा कम कुछ नहीं। हाँ, सबको मिलेगी यार, क्या बात कर रहे हो? बस लाओ तो सही। मार्क्स तो मुझे देने ना आखिर में। पर आई विल बी रैशनल, ऐसा नहीं। अभी भी मैंने जो आपको जो मार्क्स दिए हैं, थोड़ा ये दिल खोल कर दिए। पेपर में मार्किंग ऐसे थोड़ी कम होती है, टेस्ट सीरीज में असली मार्किंग होगी आपकी। नहीं, अभी नहीं होगी, मुझे मिली ही नहीं, उन्होंने दी ही नहीं मुझे। मैं गया नहीं ना वहां पे, राइट। तो ये टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कार्ल मार्क्स, आवर सर दरखायम एंड वेबर में जो मैंने पढ़ाया है वो भी मैं बता देता हूँ। वेबर, सोशल एक्शन और आइडियल टाइप, ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन मुझे क्या देना है वो मेरी मर्जी है, आएगा इसी में से ही। शायद इनमें से मैं कोई टॉपिक छोड़ भी दूं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कहाँ देता हूँ, ठीक है जाओ। क्लियर? नो डाउट? ओके, थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी हॉलीडेज। नहीं, आपको कोई क्वेश्चन याद है जिसमें मैंने क्वेश्चनर पूछा हो?